नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश वर्मा और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो है सेंसेक्स और निफ्टी। तो देखिए, जब मेरे को सेंसेक्स और निफ्टी की नॉलेज नहीं थी तो न्यूज़ में जब मेरे फ्रेंड्स देखते थे तो न्यूज़ में काफ़ी एक नीचे स्क्रिप्ट आती थी, उस स्क्रिप्ट के आगे काफ़ी रेड ट्राइंगल सी अप एरोज बना होता था और कुछ डाउन एरोज में दिखाते थे, ग्रीन अप में दिखाता था, रेड हमारे पास ट्राइंगल में डाउन में दिखाता था। और न्यूज़ पे ये सुनने को मिलता था कि यार सेंसेक्स बहुत बढ़ गया, निफ्टी इतना बढ़ गया। मुश्किलें हैं जो भी आपको समझ नहीं आता वो शायद आपको मैं इसमें समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे देश में बहुत ज्यादा कंपनीज हैं। कम से कम इस स्टॉक मार्केट में कम से कम 7 और 8 हजार कंपनीज लिस्टेड हैं, जो कि सेबी के थ्रू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी में लिस्टेड हैं। तो एनएससी में कम से कम हमारे पास 1700 कंपनीज लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 5000 कंपनीज हमारे पास लिस्टेड हैं। तो ये जो सेंसेक्स हम सुनते हैं कि इतना बढ़ गया, इतना नीचे गिर गया, कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स इतना बढ़ गया, कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स इतना नीचे गिर गया, तो ये एक्चुअल में होता कैसे है, इनकी मूवमेंट कैसे होती है। तो देखिए, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि इनकी मूवमेंट किस बेस के ऊपर होती है। तो ये जो मूवमेंट होती है आपके पास निफ्टी 50 का मतलब है कि जो हमारे पास 1700 कंपनी निफ्टी में रजिस्टर्ड है उसमें से टॉप की 50 कंपनीज को पास्ट की परफॉर्मेंस करके निफ्टी 50 में जगह दे दी जाती है। वैसे ही आपके पास सेंसेक्स में आपके पास 5000 कंपनीज है और 5000 में से जो टॉप की 30 कंपनीज है उनको पोजीशंस कर दिया जाता है। तो इनकी परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर ही पूरे स्टॉक मार्केट की पता लगाया जाता है कि स्टॉक आपके पास कितना बड़ा हुआ है और आपके पास मार्केट कितनी चढ़ी हुई है और मार्केट कितनी गिरी है। तो इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही सारी स्टॉक मार्केट जो है वो बेस्ड होती है। तो चलिए मैं इसके ऊपर आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारे देश में कोई जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस होने के बाद हमारे पास एग्जिट पोल आ जाते हैं। एग्जिट पोल में आपको क्या बताया जाता है कि देखिए, हमने इतने लोग, एक कोई सिटी है उसकी पॉपुलेशन 1000 है और एग्जिट पोल में 1000 लोगों के व्यूज नहीं लिए जाते, वो 100 लोगों के व्यूज लेते हैं। 100 व्यूज के लोगों के ऊपर बनने जा रही है। कभी कभी बहुत ज्यादा ठीक होता है और कभी कभी बहुत गलत पड़ जाता है। तो वैसे ही हमारे पास स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ निफ्टी के पहले 50 स्टॉक जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और सेंसेक्स में 4000 कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से 30 कंपनी लिस्टेड कर दी है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये स्टॉक्स किस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से ही पूरी स्टॉक मार्केट का अंदाजा लगाया जाता है कि आज सेंसेक्स इतना बड़ा हुआ और आज सेंसेक्स इतना नीचे गिरा हुआ है। तो चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ी हाईलाइटेड करेंगे कि ये मूवमेंट कैसे होती है। तो देखिए, मूवमेंट का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि मान लीजिए स्टॉक मार्केट में एक बंदा बायर होगा और एक सेलर होगा। अब बायर जो है वो हमेशा ट्राई करेगा कि मेरे को चीज सस्ती में मिल जाए और जो सेलर होगा वो हमेशा ट्राई करेगा कि वो ज्यादा अमाउंट की उस चीज को बेच दीजिए। तो यहां पे हम एक एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेंगे। मान लीजिए उस स्टॉक की प्राइस कोई सेलर उसको सेल करना चाहता है 240 रुपए पे, तो बायर की कोशिश होगी कि मैं 240 पे ना खरीद के इसको 238 पे खरीद लूंगा स्टॉक को। तो जब प्राइस, अब वो तो डिपेंड करेगा कि सेलर के ऊपर कि वो उस चीज को बेचना चाहता है कि नहीं चाहता है। तो मान लीजिए कि उस सेलर ने 240 रुपए का वो स्टॉक 238 पे बेच दिया, तो उसने तो लॉस में बेचा ना अपने पास। और मार्केट में कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज आ गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ कि अब मार्केट में इसका पर्टिकुलर सीईओ चेंज हो गया, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो न्यूज बेस के ऊपर भी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। और कंपनी की जो एनुअल जर्नल मीटिंग होती है कि कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म कर रही है उसके भी ऊपर डिपेंड होती है। तो 240 रुपए का जो स्टॉक था वो तो एक्चुअल में गया 238 रुपए पे। तो अब 240 प्राइस थी, गया स्टॉक 238 पे, तो वो मतलब स्टॉक पर्टिकुलर प्राइस से टूटा, गिरा। अब मान लीजिए वही सेलर था 240 रुपए में उस स्टॉक को भेजना चाहता था और बायर की पॉसिबिलिटी थी कि वो 238 में ले, बट वो कुछ मार्केट में ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ गई कि वो 240 रुपए का स्टॉक लोग 242 रुपए में खरीदना चाहते हैं। अब स्टॉक की मूवमेंट क्या होगी कि लोगों ने 242 पे खरीदना शुरू कर दिया, तो अब क्या है, मार्केट चढ़ेगी। तो वैसे ही हमारे पास जो डिमांड है और सप्लाई के ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी। मान लीजिए किसी चीज की डिमांड जब बहुत ज्यादा आ जाती है तो उस चीज की प्राइस भी क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और मान लीजिए कि सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस चीज की प्राइस क्या होगी, कम होगी। अब मैं एक और आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे हमारे इंडिया में कोविड का इंजेक्शन आ जाएगा तो हमारे पास डिमांड बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो जब डिमांड बहुत ज्यादा आएगी तो उसकी प्राइस क्या होगी, पर्टिकुलर बढ़ेगी। अब मान लीजिए कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उसकी प्राइस क्या होगी, घटेगी। हालांकि गवर्नमेंट तो इसको कंट्रोल में रखेगी कि कौन सी कंपनी उस चीज को बेच रही है, तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहेगा। तो ये चीज जो होती है स्टॉक्स को अप और मूव
अप और डाउन्स करवाती है। तो ये सारी चीजें जो डिपेंड करती हैं, ये स्टॉक मार्केट बायर और सेलर्स के बीच में डिपेंड करती हैं कि वो बायर कितने में खरीदना चाहता है और सेलर कितने में बेचना चाहता है। तो इसके ऊपर काम करता है। और अगली जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टॉक मार्केट है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज पे काम करती है। अब ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मार्केट कैप का तो एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि उस पर्टिकुलर कंपनी के पास असेट्स कितने हैं। मान लीजिए कि कंपनी ने 1000 शेयर्स निकाले, तो एक शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपए। तो टोटल मार्केट कैप कितना हुआ कंपनी के पास? 1000 गुना 10 मतलब 10,000 उस पर्टिकुलर कंपनी का क्या है, आपके पास मार्केट कैप है। अब मान लीजिए कि जो कंपनीज के ओनर हैं उन्होंने 750 शेयर जो है वो अपने पास रखे और 250 शेयर जो है वो पब्लिक के पास गए। तो ओनर के माइनस करके जो पब्लिक के शेयर्स हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज में आ गए, मतलब 250 रुपए 250 शेयर जो है वो उन्होंने लोगों को दे दिए। तो यहां पे 250 शेयर जो होंगे वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइज में आएंगे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अब मान लीजिए दूसरी कंपनी है, उस कंपनी के 500 शेयर्स हैं और 400 स्टॉक्स जो हैं वो पब्लिक के पास है और 100 स्टॉक्स ओनर्स के पास है। हालांकि यहां पे पहली कंपनी जो है उसके पास तो शेयर्स तो ज्यादा है बट ओनर्स के पास शेयर उसमें ज्यादा है। तो 100 शेयर्स हैं ओनर के पास और पब्लिक के पास आपके पास 400 शेयर है। तो इसमें जो कंपनी दूसरी होगी उसको वेटेज ज्यादा दी जाएगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट कंपनी। अब यही वेटेज जो होगी स्टॉक मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फॉर्मेट में काम कर देगी। तो देखिए, यहां पे आपने कभी कभी देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में कई लोगों का बोलना होता है कि जी हमने तो बहुत निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स में पोजीशंस बना के रखी हुई है। तो देखिए, मेरा यह मानना है कि निफ्टी 50 में तो स्टॉक तब आया उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देख के। अगर आप अब मान लीजिए कि बजाज फिनांस है, अब बजाज फिनांस का तो शेयर प्राइस जो 2007 और 8 में था वो था आपके पास 25 रुपए। अब आपको उस टाइम पता होता कि अगले 10 साल ये स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्म करना जा रहा है, तो आप उसी टाइम पैसा लगा देते हैं। तो जब वो निफ्टी के 50 में आ गया तब आप पैसा लगा रहे हैं, तो उस टाइम जो आपके पैसा लगाने का मतलब नहीं रहता क्योंकि वो स्टॉक एक्चुअल में ऑलरेडी ओवर वैल्यूड हो गया होता है। तो कभी कभी मार्केट तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है बट स्टॉक अगर निफ्टी 50 में भी है बट वो ओवर वैल्यूड है क्योंकि वो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ही तो वो निफ्टी के टॉप 50s में आया। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आपको कोई स्टॉक्स परचेज करना है तो उसकी प्रॉपर बैलेंस शीट, उसकी एनुअल जर्नल मीटिंग, कॉन्फ्रेंस कॉल, वो सारी चीजें अगर हम डिटेल्स में पढ़ लें तब भी एक्चुअल में उसकी ग्रोथ का पता लगाएगा। क्योंकि हमने जब भी पैसा इन्वेस्ट करना है तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि आज अगर हम चीज को 10 रुपए में ले रहे हैं स्टॉक, तो कल को वो मेरे को 40 या 50 रुपए का टारगेट दे दे। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाऊंगा कि मान लीजिए किसी घोड़े की रेस है, तो घोड़े के ऊपर जब भी पैसा लगाया जाता है तो वो रेस से पहले लगाया जाता है ना, जब लाइन में खड़े होते हैं घोड़े, ना कि जब वो घोड़ा बहुत ज्यादा आगे भागे आप तब पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग गया तो आपको उस केस में प्रॉफिट कम होगा। तो कभी कभी ये देखने को मिलता है कि आपने निफ्टी के टॉप 50 स्टॉक्स भी चूज कर लिए हैं बट वो परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होते हैं। तो इस हिसाब से आपके पास जो निफ्टी 50 है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो वो काम करता है। अब इसके अंदर भी आपके पास कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे निफ्टी 50 के कुछ इंडेक्स है, जैसे निफ्टी प्राइवेट बैंक है। तो निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंडर जितने भी प्राइवेट बैंक्स है, जैसे HDFC हो गया, कोटक हो गया, सिटी यूनियन हो गया, कैपिटल फर्स्ट बैंक हो गया, तो ऐसे ऐसे जितने भी 20-25 हमारे पास इंडिया में प्राइवेट बैंक्स हैं उनको इंडेक्स में पोजीशन दी जाती है। और इंडेक्स में भी वो टॉप के 10 बैंक्स चूज कर दिए जाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। वैसे ही आपके पास निफ्टी ऑटो है, निफ्टी ऑटो एक इंडेक्स है। अब ऑटो के अंदर जितनी भी ऑटो इंडस्ट्री हैं, अशोका लीलैंड, मारुति, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, तो ये आपके पास ऑटो के केस में आ गए। वैसे ही आपके पास निफ्टी एनर्जी है, निफ्टी PSU बैंक है जिसके अंदर PSU बैंक के अंदर आपके पास स्टेट बैंक, आरी बैंक है, तो ये इंडेक्स के अंदर आ जाते हैं। तो आपके पास सेंसेक्स की परफॉर्मेंस, आपके पास निफ्टी की परफॉर्मेंस, देन आपके पास इंडेक्स की परफॉर्मेंस और इंडेक्स के बाद आपके पास स्टॉक की परफॉर्मेंस। ये सारी चीजें आपके पास शुरू में जज की जाती हैं और जब भी मार्केट मॉर्निंग में खुलती है 9:15 बजे, तो 9 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच में यही कैलकुलेशंस होती है और 9:15 बजे के बाद फिर जो भी बायर और सेलर्स हैं वो अपने अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं कि हमने आज जो स्टॉक्स हैं इतनी क्वांटिटी में इतनी प्राइस के ऊपर उठाने। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है वो प्रॉपर जो मार्केट है वो काम करती है। तो आज का विषय यही था कि हमारे पास निफ्टी और सेंसेक्स किस हिसाब से काम करता है। थैंक यू।